नमस्कार। देखो, एडवर्ब टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो चल रहा था और आज उसका लास्ट स्टेज है, अंतिम चरण है उसका। तो ये देखिए आप, एडवर्ब के बारे में स्टार्टिंग में बच्चों मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब कौन से शब्द होते हैं। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, कभी कभी किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और कभी कभी किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ये एक साधारण डेफिनेशन थी जो मैंने इंग्लिश में भी लिखवाई थी। और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो है बच्चों, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था कि जो एडवर्ब हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम क्रम से पढ़ते जा रहे थे। आप बच्चों दो सेंटेंस देखेंगे, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस है, ही इज रिच एनफ टू बाई ए कार, अर्थात वह पर्याप्त रूप से इतना धनवान है कि वह कार खरीदने में सक्षम है। ही इज रिच एनफ टू बाई ए कार, वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त धनवान है। वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त धनवान है। और आइए वाला वाक्य बच्चों, आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बच्चों इसमें आपने देखा कि जो फुल्ली यानी पूरी तरह से हैं, आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। इस वाक्य में बच्चों आपने देखा कि रेडी क्या है। रेडी तो बच्चों एक एडजेक्टिव है और वह शब्द जो एडजेक्टिव के पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, हिंदी में उसे प्रविशेषण कहते होंगे, अंग्रेजी में नहीं कहते, अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब के लिए हिंदी में शब्द है हमारे पास में क्रिया विशेषण, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रविशेषण के लिए हमारे पास में अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। क्लियर। तो आपने देखा बच्चों, चूंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा। ओके, आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मैं कितना तैयार हूं। यह एक सवाल बनता है, मैं कितना तैयार हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एडवर्ब जो है किस बात का जवाब देता है, कितना का जवाब देता है। और जब कितना का जवाब आएगा तो कितने के बच्चों दो जवाब हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो बच्चों आपको ये 5 सदस्य हैं। फिर मैंने कहा इस जग में कितना दूध है, तब आपको कि इसमें 5 लीटर दूध है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कितना से प्रश्न पूछते हैं बच्चों, तो उसके जवाब दो हो सकते हैं। एक जवाब तो वह हो सकता है जो संख्या बताता है, और दूसरा जवाब वह होता है जो क्वांटिटी या मात्रा बताता है। हिंदी में बच्चों कितना के दोनों जवाब होते होंगे, परंतु अंग्रेजी में क्या होता है, दो अलग अलग शब्द हमारे पास। एक तो है हाउ मच और दूसरा है हाउ मेनी। जब मैं कहता हूं कि हाउ मच मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो वाक्य गलत हो जाता है। ध्यान से सुनो, जब मैं आपको ये वाक्य बोलता हूं हाउ मच मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो बच्चों मच गलत हो गया ना, क्योंकि मैं आपसे क्वांटिटी थोड़ी पूछ रहा हूं, कितनी मात्रा है। क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो तो काउंटेबल होते हैं, और बच्चों जो काउंटेबल नाउन होता है वो क्वांटिटी में नहीं होता है, वो होता है नंबर, वो संख्या में होता है। इसलिए बच्चों मुझे मच को काटे क्या बोलना पड़ेगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तब जाके वाक्य शुद्ध बनता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से जब बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं कि हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, इस जग में कितना दूध है। क्या बोला मैंने, सेंटेंस सुनो, हाउ मेनी मिल्क इज देयर इन द जग, तो बच्चों मेरा वाक्य इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आगे जो मिल्क आ रहा है वो मिल्क तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब कितना शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो आपको हाउ मेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाउ मच का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वाक्य बनेगा हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, माने जग में कितना दूध है। निष्कर्ष समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये समझाना चाहता हूं कि कितना को अंग्रेजी में बच्चों हाउ मेनी भी कहते हैं और कितना को अंग्रेजी में हाउ मच भी कहते हैं। कितना को अंग्रेजी में हाउ फार भी कहते हैं। तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, यहां से तुम्हारा घर कितना दूर है। तो कितना के लिए बच्चों क्या हाउ फार का प्रयोग भी होता है। और कितनी बार, हाउ ऑफन डिड यू डू दिस वर्क, तुमने ये काम कितनी बार किया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना को तो हाउ ऑफन भी कहते हैं। जब मैं कहता हूं आप जयपुर में कब से रह रहे हैं, तब मैं इंग्लिश में कहता हूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन जयपुर, आप जयपुर में कब से हैं। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया। तो कितना शब्द जो है बच्चों, उसको कितना शब्द को तो आप हिंदी में क्या बोलते हो, कितना शब्द को तो बच्चों आप हिंदी में केवल कितना बोलते हो। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है कि कितना जो है इस बात पे निर्भर करता है कि इस कितना से आप मात्रा पूछ रहे हैं, या आप उससे संख्या पूछ रहे हैं, या आप उससे दूरी पूछ रहे हैं, या आप उससे ड्यूरेशन, डिस्टेंस और ड्यूरेशन का मतलब कोई अवधि पूछ रहे हैं, या आप उससे बारंबारता आवृत्ति पूछ रहे हैं। इस बात पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। वो दूसरी बात थी। मेरी जो बिंदु की बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा था बच्चों, वो ये है कि फुल्ली एक एडवर्ब है क्योंकि यह एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, दूसरा देखो, ही इज रिच एनफ। देखो बच्चों ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। बोर्ड की तरफ देखना बच्चों, काम की बात है, यह बहुत ही काम की बात है। वो काम की बात बच्चों ये है, ही इज रिच एनफ, ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो शब्द है बच्चों ये एडवर्ब है।
परंतु समस्या हमारे सामने ये आ गई, क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा कि सेंटेंस में सबसे पहले नाउन आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव पहले आ रहा है, एडवर्ब बाद में आ रहा है। ऐसा इस वाक्य में क्यों हो रहा है? तो बच्चों, देखने और समझने वाली बात यह है कि सामान्य नियम तो यही कहता है कि ये नाउन आ गया और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, और बच्चों अगर एडवर्ब को आना ही है तो यहाँ आना है। अगर एडवर्ब को आना तो यहाँ आना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडजेक्टिव तो पहले आ जाए और बाद में एडवर्ब आ जाए और बाद में नाउन आ जाए। ये क्रम तो बच्चों गलत है। तो अगर ये क्रम गलत है तो क्या इसके आधार पर ऊपर वाला वाक्य गलत है? नहीं, ऊपर वाला वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों। ये एनफ है ना, इसके बारे में विशेष बातें हैं, है ना, इसके बारे में विशेष बात है। और तो आपको बहरहाल आपको मैं इतना ही समझाऊंगा कि एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले नहीं अपितु बाद में होता है। आप इतना ही समझ करके आगे बढ़ जाएंगे कि एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले नहीं होता अपितु बाद में होता है। ओके, तो देखो बच्चों, ही इज रिच एनफ टू बाई ए कार, यानी वे कार खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से धनवान है। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों को जब आपने पढ़ा तो आपकी पकड़ में आ गया ये भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है। तो बच्चों, आपके ये भी पकड़ में आ गया होगा कि इन दोनों एडवर्ब के द्वारा हमको पता चलता है किसी बात की डिग्री का। डिग्री मानी क्या होता है? डिग्री मानी होता अवस्था, डिग्री मानी अवस्था, या हमको किसी बात की क्वांटिटी का पता चलता है। किस बात का पता चलता है? इन दोनों प्रश्नों के अंदर बच्चों आपने इन और फुल्ली दोनों एडवर्ब्स को देखा तो आपने देखा कि ये दोनों किसके बारे में बताते हैं? वो कितना धनवान है, अर्थात उसके धनवान होने की डिग्री क्या है। डिग्री, डिग्री का मतलब समझ गए, कम है या ज्यादा है, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इन द सेम वे मैं तैयार तो हूं परंतु मैं कितना तैयार हूं। तो बच्चों, आपने ये देखा कि जो दोनों के दोनों हैं, ये जो एक्चुअली हाउ मच प्रश्न का जवाब दे रहा है। कौन से प्रश्न का जवाब दे रहा है? हाउ मच का मतलब होता है कोई काम कितना, कोई काम कितना मात्रा बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है, उसकी डिग्री बताता है। ये हाउ मच प्रश्न का जवाब देता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको ये जो एडवर्ब मैंने बताए एनफ और फुल्ली, इनको कौन सा एडवर्ब मानना चाहिए? इनको बच्चों आपको मानना चाहिए एडवर्ब ऑफ, लिखना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। बच्चों, आपको इसको लिखना पड़ेगा। उतारो और निष्कर्ष समझो, क्या निष्कर्ष निकाला हमने। निष्कर्ष बच्चों हमने ये निकाला कि एक ऐसा एडवर्ब जो किसी भी एडजेक्टिव के बारे में क्या करता है बच्चों? हमें जनरली उसकी डिग्री या उसकी क्वांटिटी से अवगत कराता है, अर्थात उसकी मात्रा का हमें बोध कराता है। ऐसे एडवर्ब को बच्चों आप क्या बोलते हो? उसे आप कहते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। दूसरी बात बच्चों आपने ये जानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी जो है वह साधारणतः हाउ मच प्रश्न का जवाब देता है। हाउ मच का मतलब कितनी मात्रा, मात्रा के लिए कितना शब्द जो है उस प्रश्न का ये आमतौर पर आपको क्या करता है, ये आपको जो है उसका जवाब देता है। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात इसमें यह है कि एनफ एक एडवर्ब है जरूर, परंतु ये थोड़ा निराला है और इसका प्रयोग बच्चों एडजेक्टिव के बाद होता है। साधारणतः सभी एडवर्ब्स का प्रयोग तो एडजेक्टिव के पहले होता है, परंतु एनफ का प्रयोग क्या होता है? एनफ का प्रयोग बच्चों हमेशा एडजेक्टिव के पश्चात होता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है बच्चों, उसकी जानकारी आपको दी गई है और इससे आगे वाला जो एडवर्ब है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरा सेंटेंस, I therefore request you to
ग्रांट में लीव फॉर 2 days, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। पहला वाक्य देखो बच्चों, पहला सेंटेंस कह रहा है नेहा देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज। इस प्रकार से नेहा ने क्या किया, कॉलेज को छोड़ दिया। यह बच्चों मैंने कॉलेज के पहले देखा प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मैं इस कॉलेज को आपको किसी विशेष कॉलेज की चर्चा कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कॉलेज, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर कॉलेज। इसलिए मैंने कॉलेज के पहले देखा प्रयोग किया है। वैसे आपको मैंने बताया कि कॉलेज में जब बच्चा पढ़ने के पर्पज से जाता है, मेरा मतलब यह है कि जब वहां कोई प्राइमरी पर्पज से जाता है तो साधारणतः आपको कॉलेज के पहले द नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो नेहा देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज। इस प्रकार से नेहा ने कॉलेज को छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ करके वो चली गई। दूसरा वाक्य है बच्चों, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इस प्रकार से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश या 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। और आगे वाला सेंटेंस है बच्चों, सैम इज हैंस अनेबल टू स्टे हियर। और इस कारण से सैम यहाँ रुकने में असमर्थ है। और इस कारण से सैम यहाँ पर रुकने में असमर्थ है। तो बच्चों आप ये देखो, इन सारे वाक्यों को पढ़ के ये निष्कर्ष निकालो कि इनमें जो है किसकी चर्चा हो रही है। देखा बच्चों आपने, सभी के अंदर एक रीजन की बात हो रही है, रीजन बताया जा रहा है, रीजन। हालांकि वो रीजन मैंने एक भी सेंटेंस के अंदर आपको क्लियर नहीं किया है, परंतु ये बता तो रीजन ही रहा है। क्या, नेहा देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज, इसलिए नेहा कॉलेज छोड़ करके चली गई। इसलिए नेहा कॉलेज छोड़ करके चली गई, इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इसमें रीजन बताया गया है। इन द सेम वे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। यहाँ ऊपर कारण बताया है मैंने कि साहब मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं है, जो भी कारण है वो एप्लीकेशन में हमने ऊपर मेंशन किया और नीचे लिखा आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, कृपा करें। आइए देखना, सैम इज हैंस अनेबल टू स्टे हियर। हमने कारण बताया है कि यहाँ पर उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं होता है, या यहाँ की आबो हवा, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु उसको शूट नहीं करती है। रीजन कुछ भी हो सकता है जो हमारे दिमाग में है, केवल हमने उसको मेंशन नहीं किया है। लेकिन हमने आगे कहा कि और इस कारण से और इस वजह से क्या है कि सैम यहाँ पर ठहरने में असमर्थ है, सैम यहाँ पर ठहरने में असमर्थ है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें रीजन बताया जा रहा है। तो ऐसे जो एडवर्ब होते हैं उन्हें आप कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। और बच्चों कभी कभी आप इसको कोज शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कोज का मतलब भी कारण होता है और रीजन का मतलब भी कारण होता है। कोज का मतलब भी कारण होता है और रीजन का मतलब भी कारण होता है। तो आपने देखा कि जो एडवर्ब ऑफ रीजन या कोज, जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन या कोज जो है बच्चों, ये कारण सूचक होते हैं। अर्थात ये किसी न किसी रीजन, किसी न किसी कारण, कोई न कोई जो वजह होती है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, उतारो। बच्चों देयरफॉर शब्द जो है, इसके बारे में एक बात ये भी समझें आप कि मैंने ऊपर आपको जो दोनों सेंटेंस लिखाए हैं उन दोनों के अंदर आपने देखा कि जो देयरफॉर है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, परंतु बच्चों कभी कभी देयरफॉर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और तब आप उसको एडवर्ब समझने की भूल न करें, तब वो कंजंक्शन का काम करता है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि ओके, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर। भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे। एक सेंटेंस बन गया। देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स, इसलिए उन्होंने माताओं का निर्माण किया। क्योंकि भगवान स्वयं हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, एक वाक्य। दूसरा, ही क्रिएटेड मदर्स, उसने माताएं बनाई और बीच में लगा दिया आपने देयरफॉर। देखो बच्चों, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स। भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे इसलिए उन्होंने माताएं बनाई। या बच्चों जो देयरफॉर शब्द आ रहा है ना, वो एडवर्ब का काम थोड़ी कर रहा है, वो तो 2 क्लाउजेज को अथवा 2 स्मॉल सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक बड़ा सेंटेंस बना रहा है। समझ में आ रही है बच्चों। और ये भी समझ लो कि देयरफॉर जब कंजंक्शन का काम करता है बच्चों, तो देयरफॉर हमेशा एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है।
और जब एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देयरफॉर या किसी अन्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से जब आप दो क्लॉजेज या दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो बच्चों जिस लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वह हमेशा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, वह हमेशा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स, ये कैसा सेंटेंस है, तो बच्चों आपको बताना चाहिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन हिंदी में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे इसलिए उन्होंने माताओं का निर्माण किया, और हिंदी में आपसे ये प्रश्न पूछा गया ये वाक्य कौन सा, तो हिंदी में बच्चों जवाब देना चाहिए संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये इसलिए से जुड़ा हुआ है, ये देयरफॉर से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर बच्चों जब कंजंक्शन का काम करता है तो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं बच्चों जिनके द्वारा जब दो क्लॉजेज को या दो स्मॉल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो बड़ा सेंटेंस हमारे सामने बन के आता है, दैट इज ऑलवेज ए कंपाउंड सेंटेंस, वह हमेशा एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों, एक सेंटेंस देखना, यस आई एम married. Yes, I am married, said Narendra Modi. Yes, I am married. Yes, I am married, said Narendra Modi. देखो बच्चों वाक्य है, दूसरा सेंटेंस और लिखो, पहला सेंटेंस उतारो बच्चों, हाँ बच्चों देखो पहला सेंटेंस है यस आई एम मैरिड सेड नरेंद्र मोदी, हाँ मैं विवाहित हूं ऐसा कहा नरेंद्र मोदी ने। तो बच्चों जब कोई बात को आप स्वीकार करते हो, किसी बात को आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, किसी बात को आप एक्सेप्ट करते हो या किसी बात को आप कन्फेस करते हो। कन्फेस तो बच्चों जब आपसे कोई अपराध हो जाए और आप उसको स्वीकार करते हो तो उसको कन्फेस कहते हैं, ठीक है। इन द सेम वे आप साधारणतः किसी बात को स्वीकार करते हैं, शादी करना कोई अपराध नहीं है, और जब कोई आदमी कहता है मैं शादीशुदा हूं तो उसने कन्फेस नहीं किया है क्योंकि उसका ये कोई गुनाह नहीं है ना। परंतु अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं शादीशुदा हूं तो इसका मतलब बच्चों उसने एक्सेप्ट किया है, क्या उसने बात को स्वीकार किया। ओके, तो आपने देखा यस आई एम मैरिड सेड नरेंद्र मोदी, तो बच्चों आप ये समझो कि ये जो यस है, ये जो नोट है, ये जो नेवर है, ठीक है, लेकिन नो नहीं, लेकिन नो नहीं, क्योंकि नो जब भी आएगा तो अपने साथ कोई नाउन लेके आएगा, इसलिए बच्चों नो हमेशा डिटरमिनर का काम करता है। क्या बोला मैंने? नो जब भी आता है तो अपने साथ में कोई नाउन लेकर के आता है। जैसे मैंने कहा देयर इज नो वाटर इन द जग, जग में पानी नहीं है। इन द सेम वे मैंने कहा कि नो कमेंट्स, उसी प्रकार से मैंने कहा नो एंट्री। पर आप ये देख रहे हैं बच्चों नो शब्द का प्रयोग अकेले तो नहीं कर रहा हूं। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग बोला आपने। नो जब भी आता है तो अकेला नो कब आता है? नो जब भी आता है तो अपने साथ कोई नाउन लेके आता है, और ऐसी स्थिति में बच्चों डिटरमिनर का काम करता है, वो अलग बात है। आपको देखना चाहिए नॉट, मैंने कहा नॉट एक एडवर्ब है, बहुत पहले कह चुका हूं कि नॉट एक एडवर्ब है, और नॉट अकेला कभी नहीं आता, जब भी आता है तो अपने 24 दोस्तों में से किसी एक को अपने साथ लेके आता है, और 24 दोस्त हैं, 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा 13 मॉडल, कुल मिलाकर के 24, इसलिए उनको कहा जाता है अंग्रेजी में 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। दैट्स व्हाई all auxiliaries or all the operators or all the helping verbs are known as 24 friends of not। इसीलिए इनको आप अंग्रेजी में नॉट के 24 दोस्त के नाम से संबोधित करते हैं। आप इनको नॉट के 24 दोस्त कहते हैं एनीहाउ। लेकिन ये दूसरी बात है बच्चों, यस आई एम मैरिड, तो यहाँ पर किसी बात को स्वीकार किया गया है। आप जानते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग, जब आप किसी बात को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब अफर्मेशन है, लेकिन जब आप किसी बात के लिए मना करते हैं तो इसका मतलब निगेशन है। निगेशन का मतलब निषेध है। तो बच्चों आप ये समझो कि ऐसे शब्द जो किसी बात को स्वीकार कर दें या किसी बात के लिए मना कर दें, किसी बात को अस्वीकार कर दें या निषेध कर दें का भाव जिसमें होता है, ठीक है, तो ऐसे शब्द बच्चों किसका बोध कराते हैं? ऐसे शब्द हमेशा उस एडवर्ब का बोध कराते हैं जिसको आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? इनके लिए जो हमारे पास में नाम है वो देखो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, AFFIRMATION, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एंड एक शब्द लिखो बच्चों निगेशन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन उतारो। स्वीकृति और निषेध वाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं आप इन्हें, और इनसे किसी काम के होने की स्वीकृति या निषेध का बोध होता है। इनसे किसी काम के होने की स्वीकृति या निषेध का बोध होता है।
तो बच्चों इस तरीके से हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके। आप बच्चों एक बात और समझ लो, हालांकि मैंने कई बार समझाई है, पर ये बहुत बार बार समझाना जरूरी है। बच्चों टेल या लाई होता है हमेशा, लेकिन स्पीक या टेल, स्पीक या टेल द ट्रूथ होता है। इसको बक्से में बंद कर लेना आप, ये काम की बात है बच्चों। टेल के बाद तो ए का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको दिया गया है आई नेवर टेल और ब्लैंक दे दिया तो ए का प्रयोग करना पड़ेगा। आई नेवर टेल लाई, ये इडियोमेटिक है बच्चों। टेल ए लाई होता है, इन द सेम वे स्पीक द ट्रूथ होता है, लेकिन स्पीक की जगह कई बार टेल द ट्रूथ भी आ सकता है। स्पीक द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, बोथ आर राइट, दोनों सही है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, यहाँ द का प्रयोग हो रहा है तथा यहाँ ए का प्रयोग हो रहा है। हालांकि लाई के पहले ए का प्रयोग क्यों हुआ उसका तो एक दूसरा रीजन है जो मैंने आपको बताया बच्चों। लाई एक वर्ब है और वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य के करने या होने के बारे में हमको बताता है। वर्ब वह शब्द होता है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। और बच्चों जब वर्ब नाउन का काम करता है, वर्ब जब नाउन का काम करता है, लाई का मतलब बच्चों यहाँ क्या, झूठ। झूठ एक नाउन है, लेकिन झूठ बोलना एक क्रिया है। झूठ एक नाउन है, लेकिन झूठ बोलना एक वर्ब है। जब आप किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, जब आप किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, तो बच्चों उसको एक्शन नाउन कहते हैं। और उसके पहले आपको नियमानुसार ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे बहुत उदाहरण है, जैसे आई एम इन ए हरी, तो हरी एक वर्ब है बच्चों, और उसके पहले आपने ए का प्रयोग किया, आई एम इन ए हरी, अर्थात मैं जल्दी में हूं। उसी तरीके से आपने कहा कि लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए गुड स्लीप, ए का प्रयोग किया मैंने, लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव ए गुड स्लीप, पिछली रात में ढंग से सो नहीं पाया, पिछली रात में ढंग से सो नहीं पाया। तो बच्चों स्लीप शब्द का मतलब तो सोना होता है, लेकिन मैं यहाँ सोने के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं करके नींद के अर्थ में मैंने इसका प्रयोग किया है। पिछली रात में ढंग से नींद नहीं ले पाया, तो स्लीप शब्द का प्रयोग जब सोना नहीं होकर के नींद हो तो उसके पहले नियमानुसार ए एन आएगा। उसी तरीके से ही इज हैविंग ए बाथ, होना रहा है, तो बाथ BATH बाथ, ये तो ठीक है बच्चों, बात तो एक नाउन है, ठीक है। लेकिन कई बार BATH बैद होता है, BATH बैद वर्ब होती है और BATH बात क्या होता है, नाउन होता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको उसी तरीके से कहता हूँ गिव मी ए लुक, तो लुक एक वर्ब है और उसके पहले मैं का प्रयोग कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें जो है गिव मी ए लुक का मतलब होता है हमें झलक देखनी है, किसी चीज की झलक हम देखना चाहते हैं, उसको आप लुक कहते हैं। एनीहाउ, तो वो बिंदु अलग है। तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने की स्वीकृति देते हैं या किसी कार्य के होने में जो निषेध है उसके भाव का प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को बच्चों आप एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन कहते हैं। यहाँ यस आया है बच्चों और दूसरे वाले में नेवर आया है, मना कर रहा है, नेवर मना कर रहा है। तो इनको आप क्या मानेंगे, इनको बच्चों आपको कहना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। आगे वाला सेंटेंस देखो बच्चों,
व्हेन शैल वी रिटर्न बैक, उतारो सेंटेंस, व्हेन शैल वी रिटर्न बैक। वेयर आर द चिल्ड्रन, दूसरा सेंटेंस। पहले का मतलब क्या हुआ, व्हेन शैल वी रिटर्न बैक। या बच्चों मैंने विल का प्रयोग नहीं करके शैल का किया है। उसकी वजह दरअसल ये है बच्चों कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें आई और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना चाहिए। साधारण वाक्यों में भी आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु बच्चों अगर वाक्य में जरूर का भाव आ जाए, यानी सेंटेंस में अगर डिटर्मिनेशन का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो, कमांड का भाव हो, उसी तरीके से थ्रेट का भाव हो, वार्निंग का भाव हो, प्रोमिस का भाव हो, तो ऐसी स्थिति में आपको आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करना चाहिए, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग नहीं करके आपको विल का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मॉडल की बात है। पर आप यूँ समझो कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें बच्चों फर्स्ट पर्सन के साथ आपको हमेशा शैल ही लगाना चाहिए। तो व्हेन शैल बी रिटर्न बैक, इसमें से बच्चों बैक शब्द को हटाना पड़ेगा, कई बार बताया है। रिटर्न अपने बाद में बैक नहीं लेता है, इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से है रिवाइज अपने बाद में अगेन नहीं लेता है। अगेन रिवाइज और कोर्स अगेन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिवाइज आ गया है तो उसके बाद अगेन की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस है। इन द सेम वे रिटर्न के बाद में बैक नहीं आएगा। उसी प्रकार से बच्चों एंटर के बाद में इनटू नहीं आएगा। एंटर इनटू नहीं बोलना चाहिए, एंटर डायरेक्ट शी एंटर्ड द रूम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शी एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है बच्चों। कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना चाहिए। स्पाउस के बाद हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाना चाहिए। कंसोर्ट के बाद में हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाना चाहिए। ब्लंडर के बाद मिस्टेक नहीं लगाना चाहिए। आपको मैं कहता हूं कि आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बच्चों जब मैंने ब्लंडर बोल दिया तो उसके आगे मिस्टेक शब्द कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए मिस्टेक को हटाओ, आपका वाक्य शुद्ध बन जाएगा। आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर। आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर का मतलब होता है भारी गलती, भूल चूक, है ना। ओके, तो समझ में आ गया है। तो वैन का मतलब बच्चों क्या है यहाँ, कब। वैन शैल बी रिटर्न अर्थात हम कब लौटेंगे। वैन शैल बी रिटर्न अर्थात हम कब लौटेंगे। दूसरा देखो, वेयर आर द चिल्ड्रन यानी बच्चे कहाँ हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन यानी बच्चे कहाँ हैं। तो बच्चों इन दोनों वाक्यों को पढ़िए, आपने ये देखा है कि इनके अंदर जो प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए इनको आप कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन। एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन, या आप ये भी कह सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि जो आपके एडवर्ब हैं वो कितने प्रकार के हैं। आपने देखा मुख्य रूप से 8 प्रकार के जो एडवर्ब हैं उनके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालते हुए एडवर्ब का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए बच्चों, तो आप जनरली उसके अंदर पहचान सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो कौन सा है। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो एडवर्ब होते हैं बच्चों वो आमतौर पर बताते हैं MPTR। एडवर्ब जो होते हैं वो आमतौर पर MPTR बताते हैं। MPTR का मतलब समझ गए। MPTR का मतलब होता है, M का मतलब मैनर, रीति। क्या होता है M का मतलब, मैनर या रीति। देखो बच्चों एक विशेष बात है, आखिरी बात है इससे संबंधित। M का मतलब मैनर होता है यानी रीति, हिंदी में रीति कहते हैं आप इसको। P का मतलब प्लेस यानी जगह होता है, और T का मतलब बच्चों टाइम यानी स्थान होता है, और R का मतलब रीजन यानी कारण होता है। एक विशेष बात बच्चों यह है कि एक सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन सारे एक साथ आ रहे हैं तो इनका ऑर्डर बच्चों हमेशा यह रहेगा, आपको सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्रम इनका हमेशा यही रहता है। ये विशेष बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एक सेंटेंस के अंदर अगर 4 एडवर्ब एक साथ आ रहे हैं जिनमें से एक मैनर बता रहा है, एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एक एडवर्ब ऑफ रीजन है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो बच्चों उनको इस क्रम में नहीं लिख सकते, आपको इसी क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन आएगा। दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ यूजिंग ऑल द एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस एट ए टाइम। किसी भी वाक्य में एक समय के अंदर एक साथ इन सारे एडवर्ब्स का प्रयोग अगर एक साथ कर रहे हैं बच्चों, तो इनका ऑर्डर जो है, उसका प्रॉपर ऑर्डर जो है, यानी प्रॉपर ऑर्डर का मतलब उचित क्रम, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब उनका जो उचित क्रम है वो ये है। ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक बच्चों में आपको करवा रहा था, उसके अंदर एडवर्ब वाले टॉपिक को मैंने काफी अच्छे से विस्तार से आपको क्लियर किया है। और एडवर्ब वाला टॉपिक विस्तार से क्लियर करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बच्चों आमतौर पर ये टॉपिक जो है
ये बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर नहीं आता है, इसलिए इसको थोड़ा आपको मैंने विस्तार से समझाया है। बाकी जैसे नाउन वाला टॉपिक है तो नाउन वाला तो आपने देखा बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पूरे नाउन समझाया आपको, ठीक है। प्रोनाउन जो है वो बीच बीच में आते रहेंगे, एडजेक्टिव है उसकी डिग्रीज है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले एक बार मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो देखिए बच्चों, ये एडवर्ब वाला टॉपिक जब आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद में आपका टॉपिक चलेगा कौन सा, प्रीपोजिशन। लिखो, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों संबंध सूचक अव्यय। क्या बोलते हैं हिंदी में, कहते हैं आप इसको संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अव्यय बच्चों वे शब्द होते हैं, वे का मतलब जानते हो, वे यानी खर्च होना होता है, और अव्यय का मतलब बिल्कुल खर्च नहीं होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार उनमें कोई वे नहीं होता, उनमें कोई विकार नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन एक प्रकार की नॉन फाइनाइट तो ही है। नॉन फाइनाइट का मतलब, हालांकि दीज आर नॉट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि अंग्रेजी में हम जब नॉन फाइनाइट की बात करते हैं बच्चों तो वी टॉक ओनली अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन जो प्रीपोजिशन है बच्चों, जैसे इन है, मैंने आपको कहा शी इज स्लीपिंग इन द रूम, देख सुनना मेरी बात को, शी इज स्लीपिंग इन द रूम, और शी के स्थान पे मैं कर दूं दे आर स्लीपिंग इन द रूम, तो कोई चेंज हुआ क्या? इन तो अपनी जगह इन ही रहा। तो इसका मतलब ये है तो पक्का अव्यय। अव्यय का मतलब ये होता है जिसमें कोई वे नहीं होता, सब्जेक्ट के जेंडर, सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग जिसमें कोई चेंज नहीं होता, या यूं कहो कि कर्ता के बदलने पर भी नहीं बदलता है, तो ये है तो पक्का अव्यय, ठीक है। लेकिन आप इसको बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, और अंग्रेजी में आप इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? देखो बच्चों अच्छे से समझो, प्रीपोजिशन शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है बच्चों पहले, उसी तरीके से इसको आप कभी कभी पूर्व भी कह देते हैं, पूर्व पूर्व, ठीक है। जैसे वो बच्चन की कविता है, पूर्व चलने की बटोई बाट की पहचान कर ले। इसका मतलब होता है पहले आपको बाट की पहचान करनी है, उसके बाद में आपको चलना शुरू करना है। तो वह पूर्व का मतलब पूर्व दिशा नहीं है, वह पूर्व का मतलब है बच्चों कोई काम करने से पहले। तो देखेंगे आप, मैंने प्री का मतलब पहले होता है, और पोजिशन का मतलब होता है बच्चों स्थान या स्थिति, स्थान या स्थिति। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन हमेशा प्री होती है। प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन हमेशा प्री होती है। मैं इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनका स्थान हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। कैसे? उदाहरण से अपनी बात समझाता हूं। देखो आप, ए कैट ऑन द टेबल। देखो बच्चों, ए कैट ऑन द टेबल। उसी तरीके से आप देखो, देखो बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, फिर मैंने आपको कहा कीप योर, सेंटेंस देखो, कीप योर लेग्स अंडर द टेबल। आप अपने पैरों को टेबल के नीचे रखें। ये सेंटेंस बच्चों जो मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के आपने ये देखा होगा कि ए केट ऑन द टेबल का मतलब होता है एक केट टेबल के ऊपर है। यानी इसको हिंदी में अनुवाद जब करूंगा तो पता है कैसे करूंगा? इस बाद वाले पार्ट को पहले बोलूंगा, मेज पर एक बिल्ली। ये ऑन शब्द जो है बच्चों, इसका प्रयोग एक नाउन के पहले हुआ है। ये नाउन ही तो है, ये ऑन शब्द है, इसका प्रयोग एक नाउन के पहले हुआ है, और यह वाक्य के दूसरे नाउन माने केट, ये नाउन टू है। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोर्ड की तरफ देखना, काम की बात बता रहा हूं। ए केट ऑन द टेबल में जो ऑन शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग द टेबल यानी एक नाउन के पहले हुआ है, एक नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है। और ये ऑन शब्द एक नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य के दूसरे नाउन के साथ में इसका क्या बता रहा है? इसका बच्चों रिलेशन बता रहा है। क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकल गया है कि एडवर्ब बच्चों वे शब्द, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ उसका संबंध दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इस ऑन से हमें पता चल रहा है कि केट जो है टेबल के ऊपर है और टेबल केट के ऊपर नहीं है। इस बात का पता आपको ऑन से ही तो चल रहा है। दूसरा सेंटेंस, बिलो पॉवर्टी लाइन। मैंने कहा कि वो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो बिलो क्या है बच्चों? ये कहता है तुलनात्मक दृष्टि से नीचे, और एबाउ का मतलब होता है तुलनात्मक दृष्टि से ऊपर।
बात समझ में आ रही है? तो पॉवर्टी लाइन जो है उसकी तुलना में जो लोग नीचे जीते हैं उसको आप बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो बच्चों इसके ठीक पहले जो नाउन है वो तो आया नहीं है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये हुआ कि गरीबी रेखा से नीचे। कीप योर लेग्स अंडर द टेबल, यहाँ बच्चों जो अंडर शब्द है वो आपको ये बता रहा है कि अपने टांगों को टेबल से नीचे रखो, अपने टांगों को टेबल से नीचे रखो। यानी अंडर शब्द का प्रयोग बच्चों द टेबल के पहले हुआ है, नाउन के पहले हुआ है। और ये योर लेग्स दूसरे नाउन से क्या कर रहा है बच्चों, इसका संबंध बता रहा है। तभी तो बच्चों इसको संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। निष्कर्ष ये निकला, प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इन ऑर्डर टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट ऑफ द सेंटेंस। बोर्ड पे लिखिए, मैं परिभाषा आपको बच्चों लिखवाता हूं, आप लिखिए। पहली बात तो समझ गए, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन हमेशा प्री होती है। प्री का मतलब बच्चों बात को समझना, मैंने कहा जंगल में है, देखो जंगल में, तो बच्चों मैं कहता हूं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड जंगल, देखना आप इधर द फॉरेस्ट, और ये लगा दिया मैंने इन। तो बच्चों ये जो द फॉरेस्ट इन है ये अनुवाद गलत है। ये क्या है बच्चों, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब जिसकी पोजीशन पहले, जिसकी पोजीशन प्री होती है। इन द फॉरेस्ट ऐसे बोलना पड़ता है इसको अंग्रेजी में, इन द फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से मैंने कहा आकाश में तारे चमकते हैं, तो द स्काई इनका प्रयोग नहीं होगा, इन द स्काई होगा, इन द स्काई होगा। उसी तरीके से टेबल पर, तो द टेबल ऑन नहीं होगा, ऑन द टेबल होगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना, मैंने कहा सुरंग में से होकर, तो बच्चों द टनेल थ्रू नहीं होगा, थ्रू द टनेल होगा, थ्रू द टनेल होगा। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं बच्चों ये समझाना चाहता हूं कि हिंदी में जो है आप उसका जब अनुवाद करते हैं तो माना कि वो बाद में उच्चरित होता है, माना कि वह बाद में बोलता है, पर बोलता होगा। या मुद्दे की बात बच्चों ये है कि प्रीपोजिशन तो वे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन प्री होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रीपोजिशंस तो वो शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन प्री होती है, अनुवाद में वो बाद में बोलते होंगे। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, जब आप इंग्लिश में उसका यूज करते हैं तो उसको पहले लगाना पड़ेगा। मैंने कहा प्रकृति के उपहार, प्रकृति के उपहार, तो उपहार पहले आएगा द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऑफ नेचर का मतलब प्रकृति के, तो प्रकृति के बाद में आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में वो पहले आएगा, क्योंकि ऑफ क्या बच्चों एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन प्री होती है। प्री से मतलब समझ गए, जिनकी पोजीशन पहले होती है। इसकी परिभाषा बच्चों ये है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य के किसी दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ में उसका संबंध दर्शाते हैं, उसका संबंध दर्शाते हैं। तो बच्चों मैं इसकी परिभाषा आपको लिखवाता हूं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्लियर किया था कि जब भी मैं बोलूं परिभाषा, तो बच्चों आप अंग्रेजी में लिखा करो डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा होता है, आपको ये भी बताया डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। NATION नहीं, NITION लिखना पड़ेगा। लिखो बच्चों, DEFINITION, ये डेफिनेशन। प्रीपोजिशंस छोटी सी परिभाषा है जो आपको याद हो जाएगी और याद करनी पड़ेगी, है ना। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं। आर का मतलब है बच्चों होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आर का मतलब आप कहोगे सर हमने तो है पढ़ा है, फिर आप होते हैं क्यों बोल रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप तो जानते हो कि ये बी वर्ब का ही तो रूप है, और बी का मतलब होता है होना। तो आर का मतलब बच्चों प्रसंग के अनुसार कभी कभी होता है, होते हैं, ऐसा अर्थ भी लगाया जाता है। तो मैंने बोला कि प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स, यानी प्रीपोजिशंस वे शब्द होते हैं। फिर लिखेंगे बच्चों विच आर यूज्ड बिफोर, विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में बच्चों प्रोनाउन भी आ गए, है ना, और जिरंड भी आ गए, ठीक है। तो मैंने बोला आपको कि प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, ये टी है, नाउन इक्विवेलेंट टू शो। ये है बच्चों इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज। टू शो का मतलब होता है दर्शाने के लिए, टू शो इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन with the other noun or noun equivalent, to show its relation with the other noun or noun equivalent of the sentence। ये बच्चों परिभाषा बनके तैयार हो गई है, हमारी स्वयं की बनाई हुई, हमारे स्वयं के शब्दों में, है ना, रट्टाफिकेशन वाली नहीं है, अनुवाद कर करके बनाया है। तो बच्चों ये सरल भाषा में है और इसको आपको याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई से खत्म हो जाएगी
पूरी पढ़ाई आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये परिभाषा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक आप आगे पढ़ते जाओगे परिभाषा बच्चों आपके काम में आएगी। दिया जाए आज ही याद हो जाए तो ये मान के चलो कि भविष्य की अच्छी तैयारी है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार दोबारा समझ सकते हैं आप। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स, उतारने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले यूज होते हैं। क्यों? टू शो, ये इन्फिनिटिव पर्पज है, प्रदर्शित करने के लिए, इट्स रिलेशन, इसका संबंध दर्शाने के लिए विद द अदर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ उसका संबंध दर्शाने के लिए ये किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज की बात हमारी यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।